हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हम चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसके जो ऑर्गेनल्स है और जो सेल्स का क्या जो फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल है। ठीक है, और जो सेल को डिस्कवर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। तो कैसे किया था, कैसे उसको पता चला था सेल के बारे में, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. कि जो कोर्क की स्लाइस के कोर्क के एक छोटे टुकड़े को लेकर वो उसका परीक्षण कर रहा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो कोर्क के अंदर की हनीकॉम्ब जैसी छोटी छोटी जो एक संरचना उसको दिखाई दी, जो इसके अंदर छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट थे। कोर्क की जो सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, और जो कोर्क जो सब्सटेंस है वो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665, यह 1665 में था। when रॉबर्ट हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो हुक के पास एक चांस था ऑब्जर्वेशन करने का, इसके द्वारा जो उसने सेल्फ माइक्रोस्कोप जो डिजाइन किया था उसके थ्रू इसको ऑब्जर्व कर रहा था कोर्क की जो स्लाइस को। तो रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स, तो रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्स को यानी कि जो लिटिल कंपार्टमेंट्स इसको दिखाई दिए थे कोर्क में, उसको सेल्स का। तो सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम, जो सेल का लैटिन शब्दों में अर्थ होता है छोटा कमरा। दिस मे सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। यह जो देखा गया था बहुत ही छोटा एक अदृश्य था उस टाइम का, लेकिन साइंस के जो इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था दैट समवन कि किसी ने हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड दिस डे इन सेल, कि किसी ने जो ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग्स है, सजीव जीव है, उसके अंदर छोटी छोटी जो एक इकाई है। ठीक है, और जिसका शब्द का यूज हम जो सेल जो जीव विज्ञान में आज करते हैं, जिसको हम इकाई बोलते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स, चलो हम अब सेल्स के बारे में जानते हैं। तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, कि सजीव जो जीव है वो किससे बने हैं। तो एक्टिविटी आपकी, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब, एक ओनियन बल्ब की यानी कि एक प्याज का एक छोटा आपको पीस लेना है। विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप की मदद से वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉनकेव साइड्स, इनकी इनर लेयर ऑफ द ओनियन। हमें ओनियन की जो एक छिलका लेना है छोटा सा ओनियन के अंदर की साइड से, कि कॉनकेव साइड्स जो दिखाई देती है उस अंदर से। तो दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। व्हाट डू वी डू विद दिस पील, और अब हमें इस छिलके को यानी कि जो लेयर हमने ली है, हमें तुरंत इसको एक गिलास ओस में डाल देना है वाटर के साथ। ठीक है, ताकि ये मुड़े ना और ना ये सूखे। ठीक है, अब हम जो इस छिलके के साथ क्या करेंगे, लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड। अब एक ग्लास स्लाइड लीजिए, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, इसके ऊपर एक बूंद पानी की डालिए, एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब वॉच ग्लास से छिलके को लेकर स्लाइड पर रखना है। मेक श्योर दैट, सुनिश्चित रहे कि द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, कि जो पील है जो छिलका है जो आपने टुकड़ा लिया था वो स्लाइड के ऊपर एकदम फ्लैट हो, समतल हो। ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील, आपको एक थिन पेन ब्रश जो कैमल है उसकी भी जरूरत पड़ेगी पील को ट्रांसफर करने के लिए। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सैफरिनाइन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलो बाई ए कवर स्लिप। अब हमें एक ड्रॉप इसके ऊपर सैफरनाइज सॉल्यूशन की डालनी है और इसको कवर स्लिप कर देना है, इसके ऊपर जो कवर स्लिप रख देनी है। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स, ध्यान रखना है कि एयर बबल्स ना आए वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ ए माउंटिंग नीडल, जब आप इसके ऊपर कवर स्लिप रखते हो उस समय। ठीक है, टेक यूर टीचर फॉर हेल्प, आस्क यूर टीचर फॉर हेल्प, आप अपनी मदद के लिए टीचर से पूछ सकते हो। वी हैव प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील, अब हमारे पास ओनियन पील की एक टेम्परेरी जो माउंट तैयार हो गई है स्लाइड। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलो बाई हाई पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम इस स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे लो पावर से हाई पावर करते हुए। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप की लो पावर हाई पावर करते हुए देखेंगे, हाई पावर तक ले जाते हुए। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू
द लेंस, आपने लेंस में देखने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, क्या आप उस संरचना को बना सकते हैं जो आपने माइक्रोस्कोप में देखी, ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट, अपनी ऑब्जर्वेशन सीट पर, डज इट लुक लाइक दिस फिगर, क्या वह इस फिगर की तरह दिखाई देती है, ठीक है, यानी कि क्या आपको इस तरह का वो फिगर दिखाई दे रहा है। तो सेल ऑफ ऑनियन पील, तो आप ऑनियन पील को देखोगे तो उसकी सेल इसी तरह से आपको दिखाई देगी माइक्रोस्कोप के अंदर। ये न्यूक्लियस है और ये जो सेल्स है। We can try the preparing temporary mount of peel of onion of different size. What do we observe? Do we see similar structure or different function? क्या हम कोशिश कर सकते हैं टेम्परेरी माउंट बनाने की, जो ऑनियन की पील की अलग अलग साइज की, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दिए या सेम स्ट्रक्चर दिखाई दिए, यानी कि संरचना जो सेल्स की वो अलग अलग दिखाई दी या एक जैसी दिखाई दी। व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स, ये जो संरचना है वो क्या है, तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक लाइक टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से समान है, टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्स, और वो मिलकर जो संरचना है एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देती है, जो क्या बनती है, फिर प्याज बनती है। तो वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो इससे हमें पता चलता है माइक्रोस्कोप में देखने से कि ऑनियन का जो बल्ब है वो अलग अलग साइज से, यानी कि एक जैसी संरचना मिलकर जो एक पूरी ऑनियन बनाती है, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो साइज की एक जैसी जो संरचना है दिखती है वो क्या बनाती है, ऑनियन बनती है, ठीक है, जिसको हम ऑनियन बल्ब होती है, यानी कि जो उसकी शेप है वो बल्ब लाइक में, इसलिए उसको जो ऑनियन बल्ब बोलते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ, तो सॉरी, द सेल ऑफ द ऑनियन पील्स विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे केम फ्रॉम, जो सेल्स है ऑनियन पील की वो सेम दिखाई देती है, ठीक है, जो साइज है ऑनियन का उसी तरह से फिर उससे वो पूरा साइज ऑनियन का बन जाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो छोटी छोटी संरचना है वो पूरा मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, पूरा मिलकर एक स्ट्रक्चर, उससे मिलकर फिर क्या बन जाती है, ऑनियन बन जाती है। यानी कि साइज तो सबका अलग अलग है उसका, लेकिन उस जो संरचना यानी कि एक जैसी दिखती है, लेकिन उसका जो साइज है वो अलग अलग है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, लेकिन दिखने में वो सारी एक जैसी है। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑनियन बल्ब, और यही छोटा जो स्ट्रक्चर है, संरचना है जो हमने देखा है वो क्या है, एक जो आधार मूलभूत जो इकाई है ऑनियन बल्ब की। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल, और यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, यानी कि कोशिका। नॉट ओनली ऑनियन प्याज में ही नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल, कि हमारे चारों तरफ जितने भी जीव है वो सभी सेल से बने हैं। हाउएवर, जबकि देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लाई ऑन देयर ओन, यहाँ पर कुछ एक सेल भी यानी कि एक कोशिका भी होती है जीवों के अंदर जिससे वो जीते हैं। तो सब इस बॉक्स में आपका दे रखा है कि किसने क्या डिस्कवर किया। तो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को डिस्कवर किया। जब वो कॉर्क स्लाइस को देख रहा था तो उसके अंदर उसको जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो उसमें दिखाई दिए जो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था। लियो हुक ने 1674 में इम्प्रूव किया इनके माइक्रोस्कोप को और डिस्कवर किया लियो हुक ने कि फ्री लिविंग सेल इज पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहले इसने बताया कि जो फ्री लिविंग सेल्स भी होती है पॉन्ड वाटर के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, ठीक है, इनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। परकिंजी ने 1839 में डिस्कवर किया कि प्रोटोप्लाज्म की टर्म दी, ठीक है, इसके अंदर की जो एक सब फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल में जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और तो सेल थ्योरी दी। फिर उसके बाद प्लांट और एनिमल्स की जो सेल्स के बारे में बताया, उसके बारे में जो सेल्स थ्योरी दी कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में उसकी, तो वो दिया दो जो बायोलॉजिस्ट थे, सैचिल डेन यानी कि 1838 में और सेचुआन ने 1839 में, इन दोनों ने मिलकर क्या दी, दो सेल थ्योरी दी एनिमल और प्लांट की सेल के बारे में। जो सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंड बाय वर्च्यू 1855 में बाय सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसके बाद जो सेल थ्योरी देने के बाद जो उसने सेल्स थ्योरी को एक्सपेंडेड करने के बाद ये बताया वर्च्यू ने 1855 में कि सेल्स के अंदर क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है, ठीक है, हर सेल में। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 में, ठीक है, जिसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1940 में। इट वॉज द पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड द अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो डिस्कवर किया सेल के बारे में। नेक्स्ट आता है द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग lens lead to the discovery of the microscope world. It is now
that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाई लेंस की डिस्कवरी होने के बाद ये पता चला कि जो अमीबा है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर क्या है, एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है इस जीव के अंदर, ठीक है। उसी तरह से जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्लाइमाइडोमोनास के अंदर पैरामीशियम एंड बैक्टीरियल, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनि मीन्स इनके सिंगल। ऑन द अदर हैंड्स मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरी तरफ जो एक से ज़्यादा यानी कि दो और दो से ज़्यादा जिसमें सेल प्रेजेंट होती है, जिसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सच एज सम फंगाई, जिसके अंदर जैसे फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या आप इसके अलावा और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता कर सकते हो। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम्स फ्रॉम ए सिंगल सेल्स, यानी कि हर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल सेल से ही बनते हैं। हाउ, कैसे कि सेल्स डिवाइडेड प्रोड्यूस सेल और देयर वन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, कि जो सेल्स है वो डिवाइडेड होती है और अब एक सेल से जो ज़्यादा, जो एक सेल से दूसरी सेल अपने आप में और बना देती है, ठीक है, जो प्री एक्सिस्टिंग सेल से आती है। मीन्स यानी कि एक सेल है, एक सेल डिवाइड हो गई, 2 सेल बनी, फिर 2 से कितनी बन गई, 4 बन गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर बन गया। तो यानी कि इसी वन सिंगल सेल से ये क्या बने, मल्टी सेलुलर बनी, ठीक है। एक्टिविटी है, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील, टिप ऑफ रूट और सूट ऑनियन और इवन पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज। तो क्या हम एक टेम्परेरी जो माउंट प्रिपेयरिंग कर सकते हैं कि पील ऑफ लीफ के छिलके से या रूट से ऑनियन के, ठीक है, इनके ऑनियन की जड़ या रूट या उसके पत्ते से हम एक अलग तरह से ऑनियन के उसमें टेम्परेरी माउंट बना सकते हैं, क्या प्रिपेयर कर सकते हैं क्या। एक और स्लाइड। तो आफ्टर परफॉर्म करने के बाद द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के बाद लेट अस सी व्हाट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी। तो इन सब क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। डू ऑल सेल्स लुक लाइक इन स्ट्रक्चर, क्या सभी सेल्स का एक जैसा जो संरचना है। कुड वी फाइंड डिफरेंट अमाउंट सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, क्या हम अलग अलग तरह की सेल्स प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग पौधों के भाग से। व्हाट सिमिलरिटी कुड बी फाइंड, और क्या इसमें जो समानता मिलती है। तो सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होती है अलग अलग प्रकार की होती है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर कुछ सेल्स है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे सेल दिखा रखी है, स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है, इसकी शेप अलग है, ब्लड सेल्स की अलग है, नर्व सेल्स की अलग है, बोन्स सेल है, ओव्यूल्स है, स्पर्म्स है और जो फैट सेल है, ठीक है। तो सभी सेलों की जो डिफरेंट यहाँ पर क्या है, साइज और शेप है। तो वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होती है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप और साइज है सेल्स का वो रिलेटेड होता है उसके जो फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्या उसका कार्य है। तो सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, जो कुछ सेल्स हैं अमीबा के अंदर, तो अमीबा क्या है, उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। इन सम केस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स एंड peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. कुछ केस में जो सेल की जो शेप होती है वो ज़्यादा या फिर कम होती है या फिर पूरी तरह से या तो फिक्स होती है या फिर नहीं होती। जिस तरह से जो एग्जाम्पल दे रखा है कि जो नर्व सेल्स है उसकी जो शेप है वो टिपिकल है। ईच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। कि हर जो लिविंग सेल्स है उसकी एक कैपेसिटी होती है कार्य करने के आधार पर, ठीक है। इनके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसके जो क्या कार्य है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कैपेसिटी है। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन, कि किस तरह से जो लिविंग सेल्स होती है वो परफॉर्म करती है बेसिक फंक्शनिंग, कि उसका जो आधार कार्य क्या है, जो कोशिका किस तरह से करती है। वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन और लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। हम जानते हैं कि
सेल्स के बंटवारे से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं, जिस तरह जैसे ह्यूमन बींग है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, की अलग अलग भागों में अलग अलग कार्यकलाप हैं मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर के भागों में। तो द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हृदय होता है वो रक्त को पंप करता है। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, और जो पेट होता है, स्टमक है, वो फूड को पचाता है। एंड सो ऑन, और इसी तरह से और भी कार्य है। सिमिलरली, इसी तरह डिवीजन ऑफ द लेबर इज आल्सो सीन विद इन ए सिंगल डिवीजन, सीन विद इन ए सिंगल सेल। इस तरह से जो डिवीजन होता है एक सेल का, इनकी सिंगल सेल से। इन फैक्ट ईच such cell has got certain specific component within known as a cell organelles, कि सर्टेन जो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं हर सेल्स के अंदर, इनकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके जो स्पेसिफिक जो कार्य होते हैं करने के लिए हर कंपोनेंट बना होता है, उसका क्या क्या जो कार्य है। तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन और सेल्स, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल्स एंड सोन एज, कि हर जो सेल्स के अंदर कुछ जो सेल्स होती है वो नए मटेरियल बनाती है, ठीक है, ऑर्गेनल्स, और कुछ जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, यानी कि क्लीन अप करती है। उसी तरह से जो कुछ अदर कार्य होते हैं। ए सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, इसलिए एक सेल के कारण ही जो जीवन योग्य है, ठीक है, जिसमें कारण जो पूरे कार्य होते रहते हैं उसके ऑर्गेनल से। These organelles together constitute the basic unit called the cells, और यही organelles अगर एक साथ मिल जाएं तो क्या बनाते हैं, बेसिक यूनिट बनाते हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, इनकी आधारभूत जो इकाई बनाते हैं, जिसको कोशिका कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही दिलचस्प है, दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर वट देयर फंक्शन इज और वट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, कि सभी ऑर्गेनल्स सभी जीवों के अंदर सेम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। यह मैटर नहीं करता कि किसका क्या कार्य है और क्या ऑर्गेनिज्म काम करेगा। ठीक है, इनके सबके अंदर सेम ऑर्गेनल्स मिलते हैं। क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये क्वेश्चन हम इन टेक्स्ट के कर चुके हैं, वीडियो में आप देख लेना, इसके अलग से वीडियो है। व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, कि सेल किससे बनी है और क्या इसका जो स्ट्रक्चर है, क्या सेल्स जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो वी सा अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स, कि हमने देखा जो सेल का एक स्पेशल कंपोनेंट्स होता है जिसको ऑर्गेनल्स कहते हैं। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज, किस तरह से सेल जो ऑर्गेनाइज है, संगठित हुई है, बनी है। इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को देखें तो वी वुड कम अक्रॉस द 3 फीचर इन मोस्ट एवरी सेल, तो यहाँ पर 3 फीचर निकल कर आएंगे सभी सेल के अंदर। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं सेल में। तो ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल, और ये सभी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है। एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, लेट अस सी, और ये एनवायरमेंट से इंटरेक्शन ये बना के रखती है सेल के साथ में जितना ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यह एक बाहरी आवरण होता है सेल का, यानी कि जो बाहरी परत होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होती है, यानी बाहरी वातावरण में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ or permit the entry and access of some material in and out of the cell. It also prevent movement of some other material. The cell membrane throughout it is called a selective permeable membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है कि किस मटेरियल को बाहर जाना है और किसे अंदर आना है। इसके साथ ही वो जो अदर मटेरियल्स होते हैं उनके मोमेंटम करने पर वो उसको सेल को प्रिवेंट करती है, इसलिए इसको जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, हाउ डज द मोमेंटम ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, सेल के अंदर किस तरह से जो सब्सटेंस मोमेंट करते हैं, गतिविधि करते हैं। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और किस तरह से जो सेल्स से सब्सटेंस बाहर आते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन।
वी हैव स्टडीज, हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज आइदर चैप्टर, जो पहले चैप्टर के अंदर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वी saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where it the concentration is low, कि मोमेंटम करना किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसको हमने ओस्मोसिस में पढ़ा था, इसी पिछले चैप्टर में हमने इसको यहाँ पे डिफ्यूजन कहा गया। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सम्स वैन, फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह से कुछ यहाँ पर भी हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज सेलुलर वेस्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक सेलुलर वेस्ट है, यानी कोशिकीय के अंदर जो वेस्ट पदार्थ है, एंड रिक्वायर्ड टू द excreted out by the cell accumulated in high concentration inside the cell in the cell's external environment. The concentration of CO2 is the low as compared to the inside the cell. उस तरह से जो सेल्स के अंदर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कंसनट्रेशन CO2 की लो होती है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल, तो एज सुन एज देयर इज ए डिफरेंस कंसनट्रेशन CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड इज ए सेल, तो इसी तरह से जो डिफरेंट कंसनट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की सेल के अंदर और आउटसाइड इनकी बाहरी सेल के अंदर, सेल से बाहर भी इनकी कंसंट्रेशन उसकी, अगर यहाँ पे कह रहा है अगर कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी सेल के अंदर तो क्या करेगा, जो सेल से बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 मूव आउट इन द सेल, तो सेल से बाहर चल जाएगी फ्रॉम ए रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, कि जो अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी CO2 की तो वो सेल बॉडी से बाहर चली जाएगी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। सिमिलरली इसी तरह से O2 एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, और ऑक्सीजन होती है वो एंटर कर जाएगी सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही। When the level of concentration O2 inside the cell decrease, अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, घट जाता है सेल के अंदर, thus the diffusion play an important role in the gaseous exchange, तो जो डिफ्यूजन होता है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है गैस का आदान प्रदान करने के लिए बिटवीन द सेल्स के बीच में, एज वेल एज द सेल्स एंड इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी सेल और एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है, वातावरण में और सेल के बीच में, कि किस तरह से ऑक्सीजन अंदर ले आनी है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बाहर ले जानी है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि वाटर भी है क्या, एक लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है, पानी भी। द मोमेंटम ऑफ वाटर मोलिक्यूल थ्रो सच ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि वाटर का मोमेंटम होना, वाटर मोलिक्यूल्स का मोमेंटम होना सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज होना वो तो डिफ्यूजन होगा, और वाटर का क्या होगा, ओस्मोसिस होगा। ये भी सेम उसी तरह ही होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तक। Momentum of the water across the plasma membrane is also affected by the amount of substances dissolved in the water. Thus, osmosis the passage of the water from a region of high concentration through a selective permeable membrane in the region of the low water concentration till equilibrium in the range. तो इसके अंदर जो वाटर का मोमेंटम होगा, वाटर की गतिविधि होगी, तो यहाँ पर यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन के थ्रू जाएगा, वो भी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही, ठीक है। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा अगर हम एक पौधे की कोशिका को और जीव की कोशिका को जो शुगर या नमक के जो सॉल्यूशन के घोल में डाल दे, तो वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, तो इसमें से तीन चीज़ें हो सकती है। पहले, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as the hypotonic solution. यदि जो सेल के मीडियम के अंदर हायर वाटर कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बाहर की तरफ में जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बहुत ही डाइल्यूट है, ठीक है। और जो वाटर क्या कर रहा है, गेन कर रही है सेल, तो इसका मतलब वो क्या है, ओस्मोसिस प्रोसेस है। तो इस जो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन, और वाटर मॉलिक्यूल जो फ्रीली पास हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से जो दोनों डायरेक्शन के अंदर, तो बट मोर वाटर विल कम्स इनटू द सेल्स देन विल लाई, और ज़्यादा पानी जो वाटर के अंदर, ज़्यादा पानी जो सेल्स के अंदर आ रहा है, द नेट और रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, और जितना पानी आना चाहिए सेल के अंदर, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर सेल में पानी आ गया, तो इसका मतलब जो सेल हो क्या आएगी, एक तरह से फूल जाएगी। सेकेंड क्या हो सकता है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल,
देयर विल बी नो नेट मोमेंटम ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच ए सोल्यूशन इज नोन एज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर मीडियम के अंदर जो सेल वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम है सेल्स के अकॉर्डिंग, तो यानी कि कोई भी नेट मोमेंटम वगैरह नहीं हो रहा वाटर का सेल मेम्ब्रेन में, तो ये क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन द बोथ डायरेक्शन, इसमें भी वाटर क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों डायरेक्शन में, बट द अमाउंट गोइंग is the same as the amount going out, so there is the no overall momentum of water, the cell will stay the same size। यदि सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों डायरेक्शन में कि पानी जा रहा है उसके अंदर, तो वहाँ पे जो अमाउंट है वाटर की ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है, या ना ओवरऑल हो रही है। यहाँ पर जो वाटर मूवमेंट कर रहा है वो सही साइज में इक्वली कर रहा है, तो इसका मतलब जो सेल का साइज है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, अगर मीडियम के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर की कम होगी, देन द सेल मेंटेन, सेल मीनिंग दैट इज वेरी कॉन्ट्रैक्टेड सोल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर बाय द ऑस्मोसिस, सच ए सोल्यूशन इज नोन एज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इसके अंदर जो वाटर है वो सेल्स, इसका मतलब है कि जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो रही है सॉल्यूशन के अंदर, तो वाटर क्या होगा उसके अंदर लॉस होता चला जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है यहाँ पर ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन, कि वाटर क्रॉस हो रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों डायरेक्शंस में, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, कि जो सेल वाटर है वो सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है ज़्यादा, तो इसके कारण जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है इनकी डिफ्यूजन के द्वारा, जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो ऑस्मोसिस होता है, उसी के द्वारा क्या हो जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस भी इसी के द्वारा होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस में वाटर होता है और इसके अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के अंदर। नाउ लेट अस ट्राई आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर कि ऑस्मोसिस विद एग के थ्रू, एग से ऑस्मोसिस एक्टिविटी, कि रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजोल्विंग इन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें जो रिमूव कर देनी है सेल, यानी कि एग की जो बाहरी परत होती है उसको उतार देना है और उसको एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व करना है, घोलना है, डाल देना है। तो द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ए थिन आउटर स्किन नाउ अनक्लोज द एग, अब जो अंडे की जो अंदर की जो स्किन है परत उतारने के बाद वो क्या हो जाती है, एकदम से सिकुड़ जाती है। एंड यानी द एग इज प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट व्हाट डू वी ऑब्जर्व, अब हमें प्योर एग को लेना है, अब हमें उसी एग को प्योर वाटर के अंदर डालना है और उसमें 5 मिनट तक रखना, फिर ऑब्जर्व करना क्या होता है। द एग स्वेल, यानी कि जो अंडा है दोबारा से फूल जाता है, बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि इसके अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर पास हो जाता है। बी प्लेस इज सिमिलर डी सेल एग इन ए कंसनट्रेटेड सोल्ट सोल्यूशन, अब इसी तरह से हमें जो डी सेल से उतारा हुआ कंसनट्रेशन डी सोल्ट सोल्यूशन के अंदर डालना है और फिर ऑब्जर्व करना है, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब एग क्या करेगा, श्रिंक करेगा, ठीक है। वाई, क्यों, कि वाटर पास आउट ऑफ द एग सोल्यूशन इनटू द सोल्ट सोल्यूशन, बिकॉज द सोल्ट सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेशन, क्योंकि जो वाटर पास होगा वो एग सोल्यूशन से जो सोल्ट सोल्यूशन के द्वारा, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो क्या है, ज़्यादा कंसनट्रेशन है, जो सोल्ट सोल्यूशन है उसके अंदर जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड जो सोल्ट सोल्यूशन के अंदर। तो वी कैन ऑल्सो ट्राई सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राई राइजनिंग्स और द एप्रिकोट, इसी तरह से हम ये एक्टिविटी कुछ जो सूखी किशमिश और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं कि एप्रिकोट है उसके साथ भी कर सकते हैं। कि पुट ड्राई राइजिंग एफ एप्रिकोट इन प्लेन वाटर एंड लीव दैम for some time, then place them into a concentration solution of sugar or salt, you will observe the following, हमें कुछ सूखी किशमिश लेनी है और उसको कुछ समय के लिए इनकी प्लेन पानी में डाल देना है, ठीक है, इनके साधारण पानी के अंदर डाल देना कुछ समय के लिए, और फिर उसके अंदर जो देखना है फिर, और कुछ हमें वहाँ पे शुगर सॉल्यूशन में डालनी है और कुछ जो साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल व्हेन प्लेस इन वाटर, क्या सभी वाटर के अंदर जो हमने डाली थी वो फूल गई है वाटर में डली हुई वाली किशमिश। हाउएवर व्हेन प्लेस इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इट्स लॉस वाटर एंड कॉन्सिक्यूटली श्रिंक्स, यानी कि किस में और क्यों और कैसे किस सॉल्यूशन के अंदर वो
फूली है और किसके अंदर वो सिकुड़ गई है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने अपना लॉस, इनकी वाटर लॉस कर दिया। जहाँ पे वाटर उन्होंने लॉस किया होगा वहाँ पर वो सूख गई होगी, ठीक है। और जहाँ पर उन्होंने वाटर गेन किया है इनके ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर वाटर गया होगा तो वहाँ पर वो क्या है, फूल गई है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। कि यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक कोशीय जीव होते हैं, जो जीव पानी के अंदर रहने वाले, या जो प्लांट सेल्स होती है वो भी क्या करते हैं, वाटर को गेन करते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर बाय द प्लांट रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। पौधों की जड़ों के द्वारा पानी का ऑब्जर्व करना, ठीक है, पानी का सोखना, वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। थस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। डिफ्यूजन एक महत्वपूर्ण की आदान प्रदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है गैसेज को आदान प्रदान करने के लिए और सेल में पानी के लिए, और पानी है वो सेल के जीवन के लिए। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। इसके साथ ही जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन भी लेते हैं एनवायरमेंट के द्वारा। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर जाने में और आने में, ठीक है, उसको इनकी एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग का जो काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए इनको ऊर्जा की जरूरत होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इनकी लचीली होती है। एंड इट मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड द लिपिड एंड प्रोटीन। जो मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है जिसको लिपिड और प्रोटीन कहते हैं। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope। हम केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन इज आल्सो इनेबल द सेल्स टू इनगल्फ इन द फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। जो लचीलापन होता है वो सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर वो फूड को निगलने के लिए और जो बाहरी वातावरण होते हैं उनसे जो मटेरियल लेने के लिए होता है। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइट्स। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइट्स कहलाते हैं। अमीबा एक्वायर्ड इज फूड थ्रू सच प्रोसेस। अमीबा जो अपना फूड रिक्वायर्ड करती है, फूड लेती है, वो एंडोसाइट्स के थ्रू लेती है, यानी कि इनगल्फ ऑफ फूड। इनगल्फ ऑफ फूड कहलाता है एंडोसाइट्स, यानी कि फूड को निगलना, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिविटी दिए रखी है, उसमें बता रखी है कि आपको अपने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के बारे में क्या क्या इसके जो रिसोर्स है स्कूल लाइब्रेरी या आपको इंटरनेट से पता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो डिस्कस करो अपने स्कूल टीचर से। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप दूसरी वीडियो में देख लेना, इंडेक्स के क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल इज एडिशनल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड इज द सेल। ये जो प्लांट सेल की जो दूसरी जो कठोर बाहरी जो आवरण होता है वो सेल वॉल कहलाता है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर उपस्थित होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज होते हैं वो एक जटिल जो सब्सटेंस है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ टू प्लांट, और जो प्लांट को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, इनकी उसकी जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हेन ए लिविंग सेल्स प्लांट सेल loses water through osmosis, there is the shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall। जब एक जीवित पौधे की जो सेल होती है वो वाटर को लॉस कर देती है ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो वो क्या होती है, एकदम से सेल उसकी जो सिकुड़ जाती है, कि सेल वॉल जो सेल होती है उसकी जो सेल सिकुड़ जाती है, इनकी सेल वॉल। तो दिस फिनोमिना इज द प्लाज्मोलाइसिस, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। और इस फिनोमिना को हम परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग जो एक्टिविटी के द्वारा। तो एक्टिविटी में आपको बता रखा है यहाँ पे कि आपको एक छिलका लेना है रॉ लीफ का, ठीक है, और इसको लीव इन ए वाटर ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन सेलुलर अंडर द हाई पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। और इसको स्लाइड के ऊपर रखना है और वाटर के साथ, और फिर आपको इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेनुअल्स। तो नोट करो कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो हरे ग्रेनुअल्स दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से, ठीक है, सर्कल के टाइप में। तो कॉल द क्लोरोप्लास्ट, ये क्या कहलाएंगे, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस, जिसके अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है और वो कहलाता है क्लोरोफिल। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब आपको स्लाइड के ऊपर एक जो शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन का जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालना है। वेट फॉर द मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है डालने के बाद, और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना। व्हाट डू वी सी, हम क्या देखते हैं,
नाउ अब प्लेस सम रोयो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर। आपको अब कुछ जो लीव लेनी है रोयो की, उसको आपको पानी के अंदर उबालना है गर्म पानी में फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए। दिस किल द सेल्स, ये क्या करेगी, सेल्स को मार देगी। देन माउंट वन लीफ ऑन ए स्लाइड, अब आपको स्लाइड के ऊपर एक टुकड़ा लेना है अब इसी लीफ का। ऑब्जर्व द अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ द शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑफ द स्लाइड। अब आपको जो टुकड़ा इसका लिया उबले हुए पत्ते का, इसके ऊपर भी एक जो सॉल्यूशन की जो कुछ ड्रॉप डालनी है शुगर की या सॉल्ट की। तो वेट फॉर ए मिनट, अब आपको वेट करना है एंड ऑब्जर्व इट्स अगेन, और इसको दोबारा से फिर ऑब्जर्व करना है। व्हाट वी फाइंड, हमने क्या पाया। डिड प्लाज्मोलाइसिस आकर्षण, क्या यहाँ पे अब प्लाज्मोलाइसिस है, ठीक है, यानी कि बताया था यहाँ पे जो वाटर लॉस कर देता है प्लाज्मोलाइसिस होता है। व्हाट डू वी इनफर फ्रॉम द एक्टिविटी, यानी कि दोनों एक्टिविटी के अंदर क्या अंतर है। इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल्स, यहाँ पे केवल लिविंग सेल्स ही दिखाई देती है, नॉट डेड सेल्स, ना कि डेड सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाई ऑस्मोसिस, की जो डेड सेल्स होती है उसके अंदर क्षमता नहीं होती वाटर को ऑब्जर्व करने की, ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस के द्वारा। सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट की हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल को, फंगी को और जो बैक्टीरिया होती है उनको परमिट करती है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यानी कि एक्सटर्नल मीडिया के अंदर विदाउट ब्रस्टिंग, बगैर किसे फटे हुए, यानी कि सेल के जो फटने वगैरह से जो सेल मुरझाए वगैरह जो उनको डाइल्यूट यानी कि हाइपोटोनिक, जो हमने पीछे एक्टिविटी में पढ़ा था, वो सब करने के लिए परमिट करती है। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो वाटर लेती है ऑस्मोसिस के द्वारा। द सेल स्वेल, जो सेल होती है वो फूल जाती है। बिल्डिंग अप प्रेशर अगेन द सेल वॉल, और फिर दोबारा से जो इस प्रेशर के द्वारा वो सेल वॉल बनाती है। द वॉल एग्जर्ट एंड इक्वल प्रेशर, जो वॉल्स होती है उसके अंदर इक्वली प्रेशर होता है अगेंस्ट द स्वेल्स, दोबारा से फिर से सेल होती है वो फूल जाती है। इनकी जो सेल्स होती है पानी लेती है, ठीक है, तो फूल जाती है, तो फूलने के बाद वो आउटर इस तरह से तो स्वेलेंस हो जाती है, तो उसके आउटर एक जो कवरिंग जो लेयर बन जाती है, तो ये लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सच सेल्स कैन withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells, और इसी तरह से कुछ सेल्स होती है जो ज़्यादा बदलाव लाती है जो एनिमल सेल के मीडियम के चारों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस, उसके बाद जो गोल्गी बॉडी, सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, ये सब इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतना जो पढ़ा है यहाँ पर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।